हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत ही स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम थर्मो को मतलब समझें तो थर्मो का जो मतलब होता है वो हीट मतलब ऊष्मा होता है, जबकि डायनेमिक का जो मतलब होता है वो होता है गति। तो दोस्तों, हम ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स किसे कहेंगे तो केमिस्ट्री या फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊष्मा की गति का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो एक टर्मिनोलॉजी होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम, जिसे हिंदी में हम तंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम का मतलब क्या है कि जब भी हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं तो ऊष्मागतिकी के अध्ययन करने के लिए हम जिस भी ऑब्जेक्ट को या जिस भी सब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, जिस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सिस्टम या फिर तंत्र कहते हैं। दोस्तों, अगर हम एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हम किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो लैब क्या होगा, सिस्टम होगा। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब में अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब भी हमारा क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। तो जिस भी चीज़ को हम थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी के लिए चूज़ करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम मतलब तंत्र कहते हैं। अब इसमें दोस्तों, इसको समझने से लिए दूसरा, तो सिस्टम के बाद अगर हम एक समझें तो एक होता है सराउंडिंग। तो दोस्तों, सराउंडिंग का मतलब क्या है कि सिस्टम के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसको हम बाहर की दुनिया कह सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए हम अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को या थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम किसी लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो हमारा लैब का जो रूम होगा वो क्या होगा, एक सिस्टम होगा, और लैब के जो बाहर का जो एरिया है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। उसी तरह से तीसरा अगर हम लें तो तीसरा होता है यहाँ बाउंड्री लेयर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, बैरियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बैरियर क्या होगा, दोनों के बीच का स्थिति, दोनों के बीच का हिस्सा जो क्या करता हो, सराउंडिंग और सिस्टम को क्या करता हो, अलग करता हो, उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, बैरियर कहेंगे। जैसे अगर हम सिंपली एक एग्जांपल समझें तो ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर हमें थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करना है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम सिस्टम का नाम दे देंगे। जबकि इस सिस्टम के बाहर की जो पूरी दुनिया है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। और जो बीच का ये जो हिस्सा है जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग किया हुआ है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम बैरियर कह देंगे, हम इसे ही क्या कह देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि सिस्टम आखिर होता क्या है, सराउंडिंग क्या होता है और बैरियर क्या होता है। अब हम आगे जानेंगे कि सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सिस्टम को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं सिस्टम के। तो सबसे पहला जो सिस्टम का कैटेगरी होता है वो सबसे पहला कैटेगरी होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब खुला तंत्र जो ओपन है। और उसके बाद सेकंड आएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और थर्ड आएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम यहाँ ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम किसे कहेंगे, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता हो, जिसमें मास, ठीक है, एंड हीट, ठीक है, दोनों का ही क्या है, दोनों का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, दोनों का ट्रांसफ़र, या हम इसको एक्सचेंज भी कह सकते हैं, एक्सचेंज पॉसिबल होता है। मास और हीट अगर दोनों ही एक्सचेंज दोनों का पॉसिबल हो तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हमारा क्या भरा हुआ हो, जिसमें सिंपली अगर इसमें वाटर हो, जिसमें वाटर है, और वाटर को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हम किसी ओपन कंटेनर में वाटर मतलब पानी को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि हीट आराम से बाहर से अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जा सकता है। तो हीट का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर भी जा सकता है, सिस्टम के बाहर भी निकल सकता है। उसी तरह से जब पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होकर क्या होता है,
भाप के फॉर्म में क्या होता है, सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ओपन सिस्टम में हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि किसी बर्तन पे अगर हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं खुले बर्तन पे, तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, जिसमें हीट एंड मास दोनों का ही क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। मास को हम मैटर भी कह सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड में क्या है, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में मास का तो एक्सचेंज पॉसिबल होगा बट हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, केवल एक ही चीज़ का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इसमें अगर हम सिंपली अगर देखें तो इसका एग्जांपल तो और भी सरल है। हम क्या करते हैं कि हमने लिया वाटर और इसी वाटर को हमने एक ढक्कन से ढक दिया। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब गर्म करेंगे तो हीट क्या होगा, हीट तो ईजिली पॉसिबल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मास बाहर होने वाला नहीं है। तो इसमें हमने क्लोज सिस्टम कहा है, क्लोज सिस्टम जिसमें मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बट हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। अब जब भी गर्म करोगे तो यहाँ जो मास है, जो वेपर रहेगा, स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगी, मतलब मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हीट ईजिली आर पार हो सकता है, तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, क्लोज सिस्टम। मतलब हम एक क्लोज्ड कंटेनर में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो किसका उदाहरण होता है, क्लोज्ड सिस्टम, मतलब बंद तंत्र का। जबकि ओपन सिस्टम में उसी को हम क्या करते हैं, बिना ढक्कन के गर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, ओपन सिस्टम। अब हम तीसरे और आइसोलेटेड की बात करते हैं। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि जिसमें ना तो मास और ना ही हीट, दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, दोनों ही एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। आप देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो बहुत टाइम तक क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई थर्मस है, तो इस थर्मस में हम देख सकते हैं कि चारों तरफ आइसोलेटेड कोटिंग हुआ होता है, और आइसोलेटेड कोटिंग होने के कारण इसमें से अगर मान लीजिए कोई कुछ भी, जैसे वाटर ही है मान लीजिए, तो वाटर भी बाहर नहीं निकल पाएगा और ना ही हीट भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आप देख सकते हैं वाटर और हीट दोनों का ही एक्सचेंज इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक्स में। तो मेनली अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 2 ही प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण पाए जाते हैं। एक होता है आपका विस्तीर्ण गुण जिसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है गहन गुण जिसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले विस्तीर्ण गुण हम कहेंगे किसे, तो विस्तीर्ण गुण का मतलब है ऐसा किसी भी सिस्टम का वो गुण जो क्या होता है, उसकी पदार्थ की मात्रा मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करता हुआ है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विस्तीर्ण गुण कहते हैं। कोई भी सिस्टम का जो गुण होगा अगर वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा ही करेगा तो उसे हम विस्तीर्ण गुण कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल को समझे हम तो मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे ऐसे गुण हैं जो क्या करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर हमेशा निर्भर करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल पे समझें तो किसी सिस्टम का मास जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो मास अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, तो हर चीज़ का जो गुण है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी तरह से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी किस पर डिपेंड करेगा, पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा पदार्थ की मात्रा होगी उसका मास भी ज़्यादा होगा, उसका आयतन भी ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो आपको सीधे पता चल रहा है कि इस गुण में पदार्थ की मात्रा पर सीधा सीधा निर्भर कर रहा है हमारा कोई भी सिस्टम, ठीक है। जितना ज़्यादा पदार्थ की मात्रा उतना ज़्यादा सिस्टम जो होगा उसका मान अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम वहीं गहन गुण की बात करें तो गहन गुण में क्या होगा कि जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ही नहीं करता, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, गहन या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव से आप याद रख सकते हैं इंडिपेंडेंट हो, जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड ही ना करता हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर अगर हम देखें तो टेम्परेचर बिल्कुल पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर हम इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझें तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो ये कोई कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं कि जो पहले इसका वॉल्यूम था, पहले मान लीजिए इस पूरे का वॉल्यूम कितना था, पहले इस पूरे का पहले वॉल्यूम मतलब आयतन कितना था, A था पूरे पहले। लेकिन जैसे ही हमने डिवाइड किया बाद में, तो बाद में आप देख सकते हैं कि बाद में डिवाइड किया तो इतने का वॉल्यूम क्या हो गया,
आधा हो गया, मतलब जिसको मैं अगर चाहूँ तो a/2 लिख सकता हूँ, और इतने को भी क्या लिख सकता हूँ, a/2 लिख सकता हूँ। तो सिंपली अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले रहा हूँ कि कोई एक कमरा है और इस कमरे का जो वॉल्यूम है वो पहले a था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको 2 भाग में डिवाइड किया आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया। तो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा कोई पदार्थ होगा उसका जो गुण है वो क्या होते जा रहा है, उसी पर निर्भर होते जा रहा है। तो ये आपका विस्तीर्ण गुण का उदाहरण है। विस्तीर्ण गुण में हम देख सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है ये, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं मास की बात करूँ तो मान लीजिए ये कोई सिंपल सा कोई एक पदार्थ है या कोई रूम है या कोई एक बॉक्स है। इस बॉक्स का द्रव्यमान क्या था, 10 किलो है मान लीजिए, और इसको जैसे ही हमने क्या किया 2 भागों में तोड़ा, अब आप देख सकते हो कि ये 5-5 किलो का हो जाएगा अगर बराबर भागों में हमने तोड़ा है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा पर ही निर्भर कर रहा है। तो जो भी गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, विस्तीर्ण गुण कहेंगे। इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम गहन गुण की बात करें तो गहन गुण में आप देख सकते हैं कि जैसे ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमने देखा कि मान लीजिए इस रूम का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा तो भी इस रूम का जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा दोनों तरफ। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं मान लीजिए इसको मैं 4 भागों में भी अगर बांट दूं तो भी उस चारों रूम, एक रूम को जो 4 भागों में हमने बांटा है तो चारों ही भागों का जो तापमान होगा वो 25 का 25 ही होगा, तापमान तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा। तो जो भी गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, एज इट इज़ ही बना रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, गहन गुण। जबकि जो पदार्थ की मात्रा के हिसाब से बदलता रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, विस्तीर्ण गुण। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है ना, या एनर्जी, ये सारे क्या हो जाते हैं, विस्तीर्ण गुण, क्योंकि पदार्थ की मात्रा पर वो डिपेंड करते हैं। जबकि हमारा टेम्परेचर है, डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, ये सब कभी भी चेंज नहीं होता। कंसंट्रेशन को हिंदी में हम सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने क्या 10 लीटर एक वाटर लिया है और 10 लीटर वाटर में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है वो मान लीजिए कि 2 नॉर्मेलिटी की है। तो 2 नॉर्मेलिटी का है मतलब अगर मैं उसमें से 1 चम्मच वाटर को निकाल के भी अगर उसका कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ज्ञात करूंगा तो 2 नॉर्मेलिटी ही निकलेगा। अगर 1 गिलास निकालूंगा तो भी 2 नॉर्मेलिटी निकलेगा। अगर मैं उसमें से 10 गिलास निकालूंगा तो भी 2 नॉर्मेलिटी ही निकलेगा। मतलब जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 1 चम्मच निकालो, 1 गिलास निकालो या 10 गिलास निकालो, उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, गहन गुण, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो गहन गुण के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेस को भी स्टडी किया जाता है। हम देखेंगे मुख्य रूप से 4 प्रोसेस होते हैं जिस पे थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक्स जिस पे कार्य करता है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसे हम हिंदी में समतापी प्रक्रम के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें नाम से ही क्लियर है, आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या हो, बिल्कुल आइसो मतलब सेम टू सेम हो, जिसमें तापमान में कोई चेंजेस ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डेल्टा टी होगा वो बिल्कुल डेल्टा टी का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब नो चेंज। अगर हम कह सकते हैं कि हमने कोई एक सिस्टम लिया है तो इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में जैसे ही अगर इस सिस्टम का हीट बढ़ेगा तो वो अपना हीट क्या कर देगा, अपने से बाहर निकाल देगा। और जबकि अगर हीट कम होगा तो बाहर से अपना हीट क्या कर लेगा, वो ले लेगा एटमॉस्फेयर से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हीट की कमी होने पर हम देख सकते हैं कि हीट जिसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट अंदर आ गया तो ये हीट मेंटेन हो गया। अगर इस सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने में से Q को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ में प्लस Q मतलब जब वो ले रहा है तो प्लस Q, और जब दे रहा है तो क्या है, माइनस Q। तो इससे समझ सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो किस टाइप का सिस्टम होगा, ये हमारा एक प्रकार का क्लोज्ड सिस्टम होगा। याद रखना, ये कौन सा सिस्टम है हमारा, क्लोज्ड सिस्टम। क्योंकि कोई क्लोज सिस्टम होगा तो क्लोज सिस्टम में ही हीट अंदर या फिर बाहर इजीली जा सकता है। तो आराम से ये अपने हीट को बढ़ने पर बाहर और कम होने पर बाहर के हीट को अंदर खींच लेगा, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है वो कि बिल्कुल क्या होगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना आए क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है।
अब हम सेकंड बात करेंगे एडिएबेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो एडिएबेटिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। हीट जिसमें क्या हो, हीट जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, हीट जिसमें कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, एडिएबेटिक प्रोसेस। तो जैसे एडिएबेटिक में हम समझते हैं कि एडिएबेटिक में मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें जो Q है मतलब हीट जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो आप सिस्टम लोगे वो सिस्टम कौन सा सिस्टम लेना पड़ेगा आपको, आइसोलेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ही हीट का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होता। तो यह हमारा एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें अगर कोई रिएक्शन हो रहा है मान लीजिए, तो रिएक्शन अंदर में जितना भी टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहेगा, ना तो अंदर से बाहर जा पा रहा है हीट, ना तो बाहर से अंदर जा रहा है हीट, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हमारा एडिएबेटिक प्रोसेस कह देंगे। यहाँ हमने देखा कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जबकि इसमें हमने देखा कि हीट में जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। अब आइसोबारिक का क्या मतलब होगा, आइसोबारिक मतलब समदाबी, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर है वो क्या होगा, बिल्कुल एक कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, समदाबी या फिर आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, मतलब प्रेशर इसमें बिल्कुल 0 हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर में चेंज। अगर अब इसमें हम एग्जांपल लें तो इसमें हमें ओपन सिस्टम लेना पड़ेगा, ओपन सिस्टम, क्योंकि ओपन सिस्टम में मान लीजिए कोई पिस्टन है, ठीक है ना, और यहाँ मान लीजिए कोई गैस भरा है, ठीक है। तो गैस क्या करेगा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करेगा। अगर मान लीजिए इसका गैस का प्रेशर कम हो गया, तो गैस का प्रेशर कम होने पर क्या करेगा, अब आप देख रहे हैं कि प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम को कम कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पास आप देख सकते हैं गैस का प्रेशर है, कम हो चुका है, तो ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम घट जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आइसोबारिक में हो क्या रहा है, आइसोबारिक में कोई भी गैस अपने प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखना चाहती है, और कांस्टेंट बनाए रखने के लिए वो अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करेगी, ठीक है ना। अगर प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ गया तो बढ़ जाने पर क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने पर फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये पिस्टन बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अब आइसोकोरिक मतलब जिसको कह सकते हैं सम आयतनी, तो सम आयतनी जिसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, केवल प्रेशर या कम या ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये भी सेम टू सेम ही एक एग्जांपल है जिसमें वॉल्यूम चेंज हो जाए, और वॉल्यूम चेंज होकर उसके प्रेशर को जिसमें प्रेशर चेंज हो जाए और प्रेशर चेंज होकर उसके वॉल्यूम को क्या बनाए रखें, कांस्टेंट बनाए रखें। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जबकि एडिएबेटिक में हीट कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक में जो टेम्परेचर प्रेशर जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम मतलब आयतन ही क्या होगा, सीधा सीधा आयतन में चेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक के पहले पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, और थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉस हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉस, उसकी बात करने वाले हैं। उसमें आपको एंट्रोपी एंथैल्पी के बारे में भी जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार देखकर अच्छे से नोट्स बनाइए, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए।